डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो मटेरियल केमिस्ट्री के रिलेटेड हैं। और सबसे पहले इसमें हम लेंगे मैग्नेटिज्म के जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं या एमसीक्यूज आते हैं, उनमें से कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मैं दूसरे एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अलग अलग लेक्चर्स में। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम देखते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आता है हमें, ये यहाँ पे पहला एमसीक्यू ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी जिसे आप काई भी पढ़ते हैं चाय भी पढ़ते हैं, इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है टॉर्क पर यूनिट एरिया। तीसरा है मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें ये वाला तीसरा ऑप्शन जो ये सही है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उसके बाद में पूछा गया है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज अ डायमेंशंस ऑफ। याद रखना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, और इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डायमेंशन लेस। उसके बाद में पूछा गया है कि मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच आर रिलेटेड बाय, ये किस इक्वेशन से आपस में रिलेटेड हैं। तो उसके लिए ये जो यहाँ पे सी वाली इक्वेशन है ये सही है, यानी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। एच जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसे आप कहते हैं, ये वो है। ठीक है, तो ये वाली जो रिलेशन है ये सही रिलेशन है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। उसके बाद में बोहर मैग्नेटॉन किसे हम कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन किसके बराबर रहता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 2.27 × 10⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये गलत है। 6.67 × 10⁻34 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये भी गलत है। 9.27 × 10⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये वाला जो है ये इसका सही ऑप्शन है। यानी इसका जो बोहर मैग्नेटॉन जो है ये इसके बराबर रहता है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन इसके लिए सही है। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बोहर मैग्नेटॉन इज डिफाइंड एज। बोहर मैग्नेटॉन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए पहला ऑप्शन दिया है इसने, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्पिन, गलत। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस, ये भी गलत। बोहर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन, ये वाला जो ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद में पूछा गया है कि ई बी डिवाइड बाई 2, जो बी है यहाँ पे, ये जिसे आप कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइड बाई 2m इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये इसके लिए ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। तो डिबा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या बोहर मैग्नेटॉन या ये बाकी सब नहीं आते, नॉर्मल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। उसके बाद में पूछा गया है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज गिवन बाय मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना। तो उसमें ये ऑप्शन भी सही है, यानी ये वाला मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये सही है। और ये वाला भी सही है, रिलेटिव जो परमेबिलिटी है -1, ये भी सही है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये इसके बराबर रहता है म्यू और डिवाइड बाई म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट। तो ये इसके बराबर रहता है क्या, ये चाई या काई जिसे आप कहते हैं। अब देखो ये वाला जो ना सी ऑप्शन, ये इससे मैच होता है। जब आप करेंगे ना ये मान लो ये रिलेटिव है, इसे हम यानी म्यू बाई म्यू आर, इसे म्यू बाई म्यू आर कहेंगे, यहाँ पे म्यू बाई म्यू नॉट, इसे मैं कहूँगा रिलेटिव परमेबिलिटी। और इसको ये जो है म्यू नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट, इसे हम कहेंगे ये है बराबर 1 क्या आएगा, यानी ये वाला। इससे इसको दोनों को डिवाइड करो, ये आपको ये मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा म्यू आर -1। तो यानी ये ऑप्शन भी सही आता। तो तीनों ऑप्शन इसके बराबर आते हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आएगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। उसके बाद में और एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सॉलिड। मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सॉलिड इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड मैग्नेटिक फील्ड एच। ये अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। ये पूछ रहा है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सॉलिड इज रिलेटेड टू इट्स मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच बाय रिलेशन। कौन सी रिलेशन से इसमें
मैच करता है, यानी कौन सी रिलेशन इसके लिए सूटेबल रिलेशन है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक रिलेशन दिया है इसमें m इज इक्वल टू b डिवाइड बाई म्यू नॉट माइनस h, ये वाली रिलेशन सही है। बाकी ये जो रिलेशन है ये इसके साथ मैच नहीं होते, ये गलत रिलेशन। तो हम देंगे 10वें वाले को, यानी जो क्वेश्चन नंबर ये वाला है 10, यानी मैग्नेटाइजेशन, इसके लिए ये ए ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद में मैग्नेटिक मटेरियल इन विच परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑलरेडी ऑल ड्यू टू बॉन्डिंग फोर्सेस आर नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी वाला, ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में और एक क्वेश्चन है, इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ, तो उसका जो ससेप्टिबिलिटी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और लार्ज भी आएगा। तो मैं कहूँगा वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव नहीं, वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव ये भी नहीं, वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव, ये वाला सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी आर, तो इसके लिए जो ये आता है हेनरी पर मीटर, ये याद रखना, हेनरी पर मीटर मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट है। ठीक, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स डज नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स। देखो परमैग्नेटिक डायपोल्स किस किस का नहीं होता है। एक पूछ रहा है कि पैरामैग्नेटिक में रहता है, डायमैग्नेटिक में नहीं रहता है, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक इसमें रहता है, लेकिन ये जो डायमैग्नेट है इसमें नहीं रहता। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन यही होगा, क्योंकि इसमें परमानेंट डायपोल्स नहीं रहते डायमैग्नेटिक मटेरियल में। उसके बाद में पूछ रहा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स पोजेस परमानेंट डायपोल्स, नहीं, नो परमानेंट डायपोल्स। ठीक है, तो इसमें भी आएगा बी, क्योंकि इसमें कोई परमानेंट डायपोल नहीं होता। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद में और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन नेबरिंग डायपोल्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये पूछा कि जो इंटरेक्शंस रहते हैं नेबरिंग डायपोल्स में वो कहाँ पे नेग्लिजिबल है, यानी कम कहाँ पे रहते हैं वो। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था मैग्नेटिकली डायल्यूट एंड मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस। तो मैग्नेटिकली डायल्यूट में वहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी आती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल्स रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं, तो इनमें इंटरेक्शन नहीं रहता। ठीक है, यानी इनमें अगर इंटरेक्शन रहेगी भी तो वो बहुत ही वीक रहेगी। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन नेबरिंग डायपोल्स इज नेग्लिजिबल और वेरी वीक। ठीक है, उसके बाद में इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट अकर्स इन द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ओनली। Induced dipole moment occurs in diamagnetic materials only। ये मुझे लगता है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स क्यों? क्योंकि बाकियों में डायपोल मोमेंट जो है इंड्यूस हो जाता है, तो ये फॉल्स है। अब इसके बाद में द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज अबाउट, डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी वो बहुत कम रहती है। ठीक है, बहुत ही कम रहती है। तो मैं बोलूँगा इनमें सबसे कम है 10 पावर 5, नहीं इतना तो नहीं रहेगा, 10 पावर 7, 10 पावर -7 ये मैच नहीं होता, 10 पावर -5 वो भी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इसकी। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, परमानेंट डायपोल मोमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम। परमानेंट डायपोल मोमेंट जो रहता है वो पूछ रहा है कि कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम ओनली, तीसरा पूछ रहा है न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जो परमानेंट डायपोल मोमेंट जो ना ये सब का बना रहता है, मैं बोलूँगा ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबो, यानी डी आएगा ऑप्शन। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। फिर ऑप्शन दे रहा है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो दूसरा जो ऑप्शन है, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज
एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये जो है ना ये मोर स्टेबल है। क्लियर, ये बात याद रखना। फिर पूछ रहा है फॉर कॉपर द रिजल्टेंट स्पिन इन बोहर मैग्नेट्रॉन इज, रिजल्टेंट स्पिन कॉपर में पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉपर जो है ये अगर हम देखेंगे तो ये D10-4s1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे D सबशेल में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आते हैं यहाँ पे। क्लियर, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट वो आएगा 0। कितना आएगा? 0। तो ए ऑप्शन सही आएगा इसका। ठीक है, तो इसके बाद में पूछ रहा है फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्पिन मैग्नेटिक डायपोल पैरेलल एंटी पैरेलल टू एन एक्सटर्नल फील्ड H इज। ये पूछ रहा है फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्पिन मैग्नेटिक डायपोल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज। इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होगा, वो किस तरह से हम मेजर करते हैं, कौन सी इक्वेशन उसके लिए सूटेबल है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो यहाँ पे दे रहा है म्यू BH, यहाँ पे म्यू नॉट H बाई 4 तो उसके लिए जनाब ये वाली इक्वेशन जो है ना ट्वाइस म्यू नॉट म्यू BH ये वाली फिट होती है। ये इक्वेशन ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे और एक जो क्वेश्चन है वो है ईच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर अबव विच इट्स प्रॉपर्टीज और properties are different from those below it. The temperature is called, उसे हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर है ना। तो क्यूरी टेम्परेचर ही इसका आंसर आएगा। तो 23 क्वेश्चन नंबर को यानी इसको ये आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में पूछा कि क्यूरी-वीज लॉ क्या है, इनमें से क्यूरी-वीज लॉ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे पास में ये पूछा कि क्यूरी-वीज लॉ इज, एक पूछ रहा है कि XM इज इक्वल टू C बाई T, दूसरा है XM इज इक्वल टू C बाई थीटा, तीसरा पूछ रहा है XM इज इक्वल टू यहाँ पे पूछ रहा है कि C बाई T माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो है ना ये वाला फिट बैठ रहा है इस पे, C वाला ऑप्शन। XM इज इक्वल टू यानी मोलर जो परमिएबिलिटी है, सॉरी मोलर ससेप्टेबिलिटी जो है वो बराबर रखते हैं C डिवाइड बाई T माइनस थीटा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू और एट रूम टेम्परेचर इज नियरली। ये पूछ रहा है कि इनकी परमिएबिलिटी क्या है नियरली, कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। किन सब्सटेंसेस की? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 0 नहीं, 1/10 नहीं, ये तो कम है। इनमें परमेबिलिटी रहती है तो मैं बोलूँगा इनमें 1 परमेबिलिटी रहती है क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनमें परमेबिलिटी अच्छी खासी रहेगी। ठीक है, उसके बाद में फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज। ये मान लो एक तरह का रट्टू क्वेश्चन है लेकिन फिर भी याद रखो। फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन पूछ रहा है कि ये कितना है, तो आपको इसका आंसर देखना है। वो 631 केल्विन बोल रहा है, 922 केल्विन, 1428, तो ये है 1043 केल्विन। लेकिन ये याद रखना, ये अक्सर ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया एग्जाम्स में, तो इसको याद रख लेना। अब उसके बाद में और एक क्वेश्चन जो है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन, परमेबिलिटी ऑफ आयरन पूछ रहा है कि कितनी है। 7000 पहला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि 100, तीसरा पूछ रहा है 700, उसके बाद में पूछ रहा है 5000 पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो 27 को उसको 5000 ही आएगा आंसर। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए कौन सी सब्सटेंस या कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें पूछा गया पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें प्लेटिनम कोबाल्ट, उसके बाद में अल्निको वेनेडियम, उसके बाद में कार्बन स्टील, उसके बाद में और एक ऑप्शन दिया है हमारे पास में ऑल ऑफ द 3, यानी ये तीनों जो अल्निको वगैरह सब यूज किए जाते हैं।
ये बात याद रखना, इसलिए इसमें ये ऑप्शन आएगा, यानी ऑल ऑफ दीज आएगा सही ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, बिलो दी फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सिबिट्स BH करो आपने पढ़ा होगा, इन द फॉर्म ऑफ BH करो जो है इन द फॉर्म ऑफ क्यूरी टेम्परेचर के बिलो पूछ रहा है कि कैसे होगी BH करो। ठीक है, ये कर्व्स जो है ना, ये हमने एक लेक्चर में ड्रा भी की थी, BH कर्व्स बनाई थी। उसमें ऑप्शन दे रहा है ये, एक बोल रहा है BH लूप बनेगा, दूसरा बोल रहा है स्ट्रेट लाइन बनेगा, तीसरा बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा, और चौथा जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव। तो याद रखना, जो BH कर्व जो है बिलो दिस क्यूरी टेम्परेचर वो बन जाता है BH लूप, तो ये वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, BH लूप ही बनता है, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद में और एक पूछ रहा है कि एट क्यूरी टेम्परेचर द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज, क्यूरी टेम्परेचर पे पूछ रहा है कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैसी रहती है। एक पूछ रहा है, एक ऑप्शन दिया है इसने इन्फिनिटी, दूसरा 1 यानी 100%, तीसरा कह रहा है 0, और चौथा जो है D वाला पोर्शन जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखना वहाँ पे 0 रहता है। ठीक है, 0। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है हमारे पास में, एट नील टेम्परेचर आपने पढ़ा है ना, परमेबिलिटी इज मिनिमम, परमेबिलिटी इज मैक्सिमम, ससेप्टेबिलिटी इज मिनिमम, ससेप्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। नील टेम्परेचर पे क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम रहता है, ये हमें बताना है। 31 क्वेश्चन नंबर है ये। ठीक है, तो याद रखना वहाँ पे ससेप्टेबिलिटी जो रहती है नील टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम रहती है। क्लियर। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, ये पूछा 32 नंबर क्वेश्चन है ना, 32, हाँ ये 32 है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स विच कैन बी रेडीली मैग्नेटाइज्ड इन आइदर डायरेक्शन और कॉल्ड, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जो किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं, इजीली मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं, उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं? तो मैं बोलूँगा उनको कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या कहते हैं उनको? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर कुछ MCQs दिखाऊंगा। उसके बाद में जो लेटेस्ट जो डायनेमिक्स है और नैनो मटेरियल्स उसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा MCQs। फिलहाल आज इतना ही।